हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुद्धा क्लासेस। आज हम सभी जो है वो इतिहास की फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि जो वियना कांग्रेस हुई थी या वियना कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उस कॉन्फ्रेंस के बाद यूरोप में नेपोलियन युग की समाप्ति हुई थी और मेटरनिक युग का आरंभ हुआ था। लेकिन मेटरनिक युग भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया था, वो क्योंकि घोर प्रतिक्रियावादी था और उसकी एक सोच थी कि हम पुरातन व्यवस्था को वापस लाए। लेकिन तब तक क्या हो चुका था कि फ्रांस की क्रांति की वजह से जो यूरोप की जनता है वो गणतंत्र या जनतंत्र या स्वतंत्र या राष्ट्रवाद की उस चीज की उनकी ताकत उनको पहचान में आ गया था। तो ज्यादा दिन तक वो चल नहीं पाया था। उसके बाद हमें जानने का प्रयास करेंगे कि उसके बाद यूरोप में कौन कौन सी चीजें हुई। तो सबसे पहले ये था कि जब वियना कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को लागू किया गया था और बुर्बो वंश के ही राजा लुई 18वां को क्या बनाया गया था, सम्राट बनाया गया था। तो लुई 18वां को जब सम्राट बनाया गया था तो लुई 18वां जो था वो एक सुधारवादी व्यक्ति का या उदारवादी विचारधारा का व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने भी कुछ गलतियां किया या लुई 18वां के बाद आप कह सकते हो कि उन्होंने एक थोड़ी सी गलती है कि वो प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी व्यक्तियों के बीच में सामंजस्य स्थापना करने का प्रयास किया। तो उसने जो अपने देश की प्रतिक्रियावादी जो लोग जो एक समूह था और जो सुधारवादी समूह था उसके बीच में वो ज्यादा अपने जनता पे थोपने का प्रयास नहीं किया, अपने रूलों को थोपने का प्रयास नहीं किया, पुरातन व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। तो वो एक चीजें किया कि वो सामंजस्य बनाने का प्रयास किया और इसीलिए वह 2 जून 1814 ईस्वी को एक संवैधानिक घोषणा पत्र बनाता है, संवैधानिक घोषणा पत्र लाता है जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में कायम रहती है। यानी कि 1848 ईस्वी तक वो जो है संवैधानिक घोषणा पत्र चलते रहता है। लेकिन इसमें एक काम होता है कि चार्ल्स जो दसम था, चार्ल्स दसम जब शासक बनते हैं तो वो अपने कार्यकाल में इसमें सुधार करने का प्रयास करता है, यानी कि जो संवैधानिक घोषणा पत्र है उसमें बदलाव करने का प्रयास करता है। और इस वजह से क्या होता है कि 1830 ईस्वी में जो है वो फ्रांस में वापस जो है एक क्रांति की शुरुआत होती है, क्रांति का आगाज होता है। और जब फ्रांस में क्रांति का आगाज होता है तो उस 1830 में फ्रांस की क्रांति को समझने का प्रयास करेंगे कि लुई 18वां जो थे वो तो ज्यादा कुछ नहीं किए, उन्होंने उदारवादी विचारधारा को प्रोत्साहित भी किया, वो जबरदस्ती थोपने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जो लुई फिलिप बाद में फ्रांस के सम्राट बनता है तो वो संवैधानिक घोषणा पत्र में बदलाव करना चाहता है, क्योंकि वो एक प्रतिक्रियावादी शासन। बदलाव की वजह से क्या होता है कि फ्रांस में एक वापस 1830 में क्रांति की शुरुआत होती है। हमने इसके पहले जाना कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, वो लुई 16 के खिलाफ हुआ था, ये लुई 16वां के खिलाफ आया था। उसके पहले लुई 14 थे जो कहा करते थे कि मैं ही राजा हूँ, मेरे वचन ही शासन है, वो साम्राज्य है, राज्य है। तो इस प्रकार के शासक हुए थे फ्रांस में जो निरंकुश थे या कह सकते हैं कि उतना उदारवादी विचारधारा को नहीं फॉलो करते थे और वो जनता की चीजों को नहीं समझ पाते थे कि जनता जो है वो क्या चीजें मांग रही है। लुई 18वां ने कोशिश किया, लेकिन जब उनके बाद गद्दी पे लुई फिलिप बैठे या कह सकते हो कि आप जो चार्ल्स दसम थे, चार्ल्स दसम जब बैठे तो वो एक निरंकुश शासक था। कि चार्ल्स दसम जो था वो एक निरंकुश और प्रक्रियावादी शासक था, तो प्रतिक्रियावादी शासक था। और इस वजह से उसने क्या किया कि संवैधानिक घोषणा पत्र में बदलाव करने की कोशिश की और वह राष्ट्रवाद और जनतंत्रवादी भावनाओं को नुकसान पहुंचाने या कह सकते कुचलने का भरसक प्रयास किया कि फ्रांस में जो राष्ट्रवादी विचारधारा पनप रही है या जो जनतंत्रवाद की भावना पनप रही है, जो लोगों में ये भावनाएं आ रही है, उसको हम कुचलने का या खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन तब तक क्या है कि फ्रांस के जो लोग थे वो जनतंत्र या सुधारवादी विचारधारा या राष्ट्रवाद से वो प्रभावित हो चुके थे। वो 1789 के क्रांति से ही प्रभावित थे और वो कहीं ना कहीं उनके मन में बैठ गया था। उसने एक और गलती किया कि संवैधानिक लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया और इसलिए उसने एक प्रतिक्रियावादी सोच के व्यक्ति पोलिनेगे को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी कि पोलिनेगे को वह क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो प्रतिक्रियावादी विचारधारा का व्यक्ति था। और वो क्या करता है कि वो सारे जितने भी कार्य हैं कि आप कह सकते हो कि वो एक समान नागरिक संहिता के आधार पे, यानी कि जो प्रधानमंत्री था इसका मानना था कि जो देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू है उसको खत्म करके और सिर्फ अभिजात वर्ग या जो अमीर वर्ग है उसको साथ रखा जाए। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था
कि उस अभिजात वर्ग को विशेष अधिकार दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी कोई उससे फायदा नहीं हो रहा था। और जो चार्ल्स दशम थे वो भी चाहते थे कि हमारे लोगों को ज्यादा वर्चस्व मिले, कि जो अभिजात वर्ग, जो अमीर वर्ग है। अब देखो अमीर वर्ग से होता क्या है कि शासन में कुछ लोगों का नियंत्रण हो जाता है और वो अपने फायदे के लिए जनता के बाकी चीजों को क्या करते हैं, इग्नोर करना शुरू करते हैं। और इस वजह से वो क्या करते हैं, 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश ला करके उदारवित तत्वों को खत्म करने का प्रयास करते हैं, या संवैधानिक लोकतंत्र को, जो घोषणा पत्र जारी किया गया संवैधानिक घोषणा पत्र, उसको कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप ही 28 जुलाई से पेरिस में क्या हो जाती है, एक बड़े क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और जब बड़े क्रांति की शुरुआत होती है तो विरोध करना शुरू करता है। और फिर क्या होता है कि जो चार्ल्स दशम थे वो राजगद्दी को त्याग करके फ्रांस की गद्दी को छोड़ करके और इंग्लैंड निर्वासन कर जाते हैं, यानी कि इंग्लैंड चले जाते हैं, इंग्लैंड जाके बस जाते हैं। और उनके बाद गद्दी पर जो है वो बुर्बो वंश की स्थापना, यानी कि बुर्बो वंश की समाप्ति कर दी जाती है, उसको खत्म कर दिया जाता है। और उसकी जगह पे जो है वो आर्लेन्स वंश के शासक लुई फिलिप को गद्दी पर क्या किया जाता है, बैठाया जाता है। तो 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो वंश का फ्रांस की सत्ता से क्या हो जाता है, समाप्ति हो जाती है, क्योंकि जो चार्ल्स दशम थे वो क्या करते हैं, वहां की गद्दी को छोड़ करके और इंग्लैंड जाकर के निर्वासित हो जाते हैं। तो उसके बाद दूसरे वंश की स्थापना होती है। और इसका प्रभाव यह था, 1830 की क्रांति को आप इसको नोट्स भी कर लीजिएगा कि 1830 की क्रांति के बाद क्या हुआ था, बुर्बो वंश की समाप्ति हो गई थी। जो चार्ल्स दशम शासक थे वो इंग्लैंड में निर्वासित हो चुके थे। उन्होंने एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, जो 4 अध्यादेशों के माध्यम से संवैधानिक घोषणा पत्र को कमजोर करने का प्रयास किया। अब संवैधानिक घोषणा पत्र लाया किसके द्वारा गया था, तो लुई 18वां के द्वारा लाया गया था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट नोट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं, उसको आप लिख लीजिएगा ताकि आप हो सकता है ऑब्जेक्टिव के समय में सहूलियत हो एग्जाम्स में। इसके बाद आता है कि 1830 क्रांति का प्रभाव क्या था, कि प्रभाव क्या पड़ा, चाहे यूरोप में या फ्रांस की जनता पे कौन कौन सी चीजें प्रभाव पड़ा। तो पहला था कि जो कट्टर राजसत्तावादी विचारधारा के लोग थे, कि जो कट्टर विचारधारी और राजसत्ता के समर्थक लोग थे, उनके प्रभाव को बिल्कुल ही एकदम कम कर दिया था, कि प्रभावहीनता हो चले थे। और इसके बाद उसने मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता, कि लोग अपनी समृद्धता आजादी के महत्व को समझना शुरू किया था। तो ये 1830 या फ्रांस की क्रांति की देन है कि मध्यम वर्ग का उदय होता है, मध्यम वर्ग अपनी शक्तियों को पहचानता है। और उसकी वजह से वापस 1789 के बाद एक और क्रांति की शुरुआत होती है, जिसे हम 1830 की क्रांति को जानते हैं। तो इसलिए 2 बड़ी क्रांतियां फ्रांस में हुई, जो कहीं ना कहीं आज वर्तमान जो लोकतंत्र देखते हैं उस लोकतंत्र के कुछ मूल सिद्धांतों में से फ्रांस की क्रांति की भी देन है। जैसे स्वतंत्रता की देन है, राष्ट्रवाद की भावना का देन है, जनतंत्र विचारधारा की देन है। तो कई कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे वर्ड है जो पहली बार फ्रांस की क्रांति में ही उपयोग किए गए थे। उसके बाद आता है कि सारे यूरोप में और खास करके फ्रांस में जो है वो राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का विकास हुआ था, कि ये चीजें इसको विकास, कि उसकी भावना के लोगों में जागरूकता फैलाई गई थी। इसके बाद इसी को देखते हुए इटली और जर्मनी, इन दोनों ने अपना एकीकरण का रास्ता प्रयास किया, यानी कि एकीकरण के तरीकों को ढूंढना शुरू किया। फिर यूनान, पोलैंड, हंगरी, इन सभी में भी जो तत्कालीन शासन व्यवस्था था, उसमें राष्ट्रवाद का प्रभाव दिखने लगे थे। यानी कि 1830 की क्रांति के बाद आप कह सकते हो कि लगभग फ्रांस के आसपास के जो देश थे या क्षेत्र थे, उनमें भी कुछ न कुछ राष्ट्रवाद की भावना पनपनी शुरू हुई थी। लेकिन फिर भी इसको कुछ तरीके से लेकर के एक और क्रांति होती है, जिसको हम 1848 की क्रांति के नाम से जानते हैं, कि 1830 की क्रांति के बाद भी 1848 की क्रांति होती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो लुई फिलिप शासक बनता है, तो देखो उदारवादी विचारधारा को था, वो लुई फिलिप जो है वो उदारवादी विचारधारा को फॉलो करता था कि नहीं ठीक है हम आपको आजादी दे देंगे, लेकिन वो एक महत्वाकांक्षी शासक था। यानी कि उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी कि नहीं हम ज्यादा से ज्यादा इलाके पे कब्जा करके रख सके, या देशों को जो है अपने लोगों को नियंत्रण करके रख सके।
तो वो उदारवादी विचारधारा को था, यानी कि वो कुछ मामलों में समर्थक था, वो चीजों को सपोर्ट करता था, लेकिन उसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा थी। चूंकि शासक था तो हर शासक की एक महत्वाकांक्षा होती है। तो इस महत्वाकांक्षा के कारण ये क्या होता है कि 1830 की क्रांति के बाद भी 1848 में एक वापस क्रांति होती है फ्रांस में, और उसका मेन रीजन यह था कि वो 1840 ईस्वी में क्या करता है, यानी कि 1830 ईस्वी में वो गद्दी पे बैठता है, और लगभग 10 साल बाद ही जो लुई फिलिप था वो घोर और कट्टर प्रतिक्रियावादी विचारधारा का एक व्यक्ति था, गीजो। तो गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और गीजो ऐसा व्यक्ति था जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, यानी कि वो किसी भी चीज का समर्थन नहीं करता था, और खास करके वैधानिक सुधारों को लागू करना हो या सामाजिक व्यवस्था में लागू करना हो या आर्थिक व्यवस्था में सुधार करना हो, तो इस चीज को लेते हुए कि आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने के दौरान भी ये वो किसी भी चीज को मानने के इनकार करता था, उसको कोई मतलब नहीं था। और वो क्या करता था कि जो अभिजात वर्ग हैं, जो पूंजीपति वर्ग हैं, उनको साथ ले लिया, लेकिन पूंजीपति वर्ग जो थे वो फ्रांस में बिल्कुल ही कम मात्रा में थे, असीमित संख्या में थे, और उनको बाकी सत्ता से कोई मतलब रहता नहीं था। उन्हें अपनी भोग विलास और विलासता से मतलब था, न उनसे विदेश नीति में फायदे हो रहे थे, न जो अपने देश की शासन व्यवस्था है, आर्थिक सुधार है, उससे कोई फायदा हो रहा था। तो जनता में ये कह सकते हो कि आप वो घोर जो है वो क्या निराशा हो पैदा हो रही थी, और भावनाएं विरोध की जगह जागृत हो रही थी। और इसी चीज को देखते हुए क्या होता है कि वहां पे भूखमरी और बेरोजगारी बहुत बड़े मात्रा में बढ़ जाता है, कि बेरोजगारी जो है और भूखमरी जो है बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है। और इसको देखते हुए एक उदारवादी विचारधारक होता है जिसको नाम है थियर्स। कि थियर्स जो है उदारवादी विचारधारा का एक व्यक्ति था। वो 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन करता है, यानी कि एक विशाल सम्मेलन देता है, और जितने भी उदारवादी विचारधारा का या सुधारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो थियर्स के नेतृत्व में 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में जमा होते हैं, और जगह जगह पे लुई फिलिप का गतिरोध या विरोध करना शुरू करते हैं। उनका कहते हैं आप शासन से हटो नारे लगाना शुरू करते हैं, सड़कों को जाम कर देते हैं। और इसी चीज को देखते हुए 24 फरवरी 1848 ईस्वी में क्या होता है कि लुई फिलिप जो है वो गद्दी को त्याग करके और इंग्लैंड चले जाते हैं, यानी कि गद्दी को छोड़ करके और वापस वो क्या हो जाते हैं कि इंग्लैंड प्रस्थान कर जाते हैं, यानी कि उनका भी इंग्लैंड निर्वासन हो जाता है। तो ये एक रूल था कि फ्रांस के जितने भी शासक थे, जब भी उनके खिलाफ कोई विरोध होता था तो सबसे सस्ता रास्ता होता था इंग्लैंड, क्योंकि बगल में इंग्लैंड पड़ता था, तो सारे इंग्लैंड निकल जाते थे। और इंग्लैंड में भी एक राजतंत्र था, ठीक है, वहां पे बाद में जब संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ वो बात की बात है। तो इसलिए लुई फिलिप्स वहां पे भी गद्दी को छोड़ देते हैं, और फिलिप गद्दी को त्याग करके और इंग्लैंड चले जाते हैं। और इस तरह से वापस 1848 की ईस्वी की क्रांति के बाद क्या होता है कि वहां पे जो असेंबली थी, जो जनरल असेंबली था या नेशनल असेंबली कह सकते हो, वो गणतंत्र की घोषणा कर देता है। तो आप ये जानिएगा कि 1830 के बाद फ्रांस में पूर्व वंश की स्थापना, साथ ही वंश का खात्मा होता है, यानी कि उस वंश को खत्म कर दिया जाता है। और 1848 के क्रांति के बाद फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो जाती है, यानी कि गणतंत्र की घोषणा कर दी जाती है। तो ये एक चीजें था कि गणतंत्र घोषणा किया जाता है, और इस वजह से नेशनल असेंबली जो है वो उसी दिन यानी कि 24 फरवरी 1848 के दिन ही क्या करता है, फ्रांस में जो है वो गणतंत्र की घोषणा कर देता है। और जब गणतंत्र की घोषणा करता है तो कुछ अधिकार देता है, जैसे 21 वर्ष के उम्र के जितने भी वयस्क पुरुष थे उनको मतदान का अधिकार दिया जाता है, उनको बाकी जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, बाकी मौलिक अधिकारों में छूट दी जाती है, उनको अपने हिसाब से उदारवादी विचारधारा को लागू किया जाता है। यानी कि 1848 के बाद फ्रांस जो है वो एक गणतंत्र देश बनता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें होती है कि गणतंत्रवादी नेता लमार्टिन और सुधारवादी नेता लुई ब्लान, यानी कि इन दोनों के बीच में थोड़े मोड़े गतिरोध पैदा हो जाते हैं, यानी कि इनके बीच में आपसी टकराव हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि फ्रांस में कुछ समय के बाद लुई नेपोलियन जो है वो वहां का सम्राट बनता है। और इस तरह से 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस में आखिरकार संवैधानिक गणतंत्र कहिए या आप लोकतांत्रिक गणतंत्र कहिए, उसकी स्थापना हो जाती है। लेकिन इस 1848 के क्रांति के बाद यूरोप में बड़े पैमाने पर इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। प्रभाव क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले यह है कि लगभग यूरोप में और खास करके फ्रांस में
पुरातन व्यवस्था का अंत हो जाता है कि जो एक सम्राट थे, सम्राट की कुछ अभिजात वर्ग था और एक बुजुर्गा वर्ग या मध्यम वर्ग में बटा हुआ क्लास था, निम्न वर्ग में क्लास में बटा हुआ था, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, अपने हिसाब से शासन चलाते थे। तो ऐसी व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से फ्रांस में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और 1848 की क्रांति के बाद चाहे इटली हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया हो, हॉलैंड हो, पोलैंड हो, स्पेन हो, इंग्लैंड हो, स्विट्जरलैंड हो या आयरलैंड हो, ये सभी जो देश हैं वहाँ पे भी राष्ट्रवाद की वजह से प्रभावित किया जाता है या उनकी व्यवस्था भी है जो प्रभावित होती है। और आप ये कह सकते हो कि उस समय लगभग पूरा यूरोप जो है वो 1848 की क्रांति के बाद लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो जाती है और यह प्रभावित करता है। और इसी चीज का फायदा उठा करके जो इटली और जर्मनी, जिसको कई टुकड़ों में बांट दिया गया था, मेटरनिक ने वियना कॉन्फ्रेंस किया था, तो अलग अलग देशों को इनके टुकड़ों को दे दिया था कि जर्मनी जो है वो 39 संघ में तो रहेगा, लेकिन उसका ऑस्ट्रिया पर क्या रहेगा, ऑस्ट्रिया उसको अधिकार रखेगा, अप्रत्यक्ष तरीके से ही रहेगा लेकिन अधिकार रहेगा। तो ये चीजें होता है कि वहाँ के जो उदारवादी नेता होते हैं या उदारवादी सुधारक होते हैं वो राष्ट्रवाद की भावना को ही अपने साथ ले करके इटली और जर्मनी के एकीकरण का रास्ता तैयार करते हैं। तो यही एक मौका था कि 1848 की जो भावनाएं उत्पन्न हुई लोगों में, तो इटली और जर्मनी का एकीकरण भी किया गया। आपको आगे के वीडियो में इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण के संबंध में जानकारी मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।